जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हमने कल हिस्ट्री की क्लास की थी। हमने उसमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह आराम शाह की हत्या करके दिल्ली के साम्राज्य पर बैठता है। इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे, एक तो चांदी का टका, दूसरा तांबे का जीतल। फिर इसके बाद बात करते हैं हम आज इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में। इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो होता है उसका सबसे योग्य पुत्र होता है, पर उसकी बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके जो पुत्र होते हैं वो सभी अयोग्य शासक होते हैं, भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, पर दिल्ली के जो आमिर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो आज हम रजिया सुल्तान के बारे में एक अच्छी सी क्लास करेंगे। तो बात करें पहले इल्तुतमिश के कंस्ट्रक्शंस या इल्तुतमिश का निर्माण कार्य। बात करेंगे इल्तुतमिश ने किस किस चीज का निर्माण किया, निर्माण कार्य। तो सबसे पहले आ जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मैंने अभी ही आपको बताया था कि इल्तुतमिश का पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी का मकबरा बनवाता है जिसे कहा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कराया गया, इल्तुतमिश द्वारा। किसका है? तो इल्तुतमिश का प्रिय पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद बंगाल का इक्तेदार होता है। इसने इक्ता प्रणाली स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने। हमने कल इक्ता प्रणाली के बारे में बात की थी कि क्या होती है इक्ता प्रणाली। तो कहाँ का इक्तेदार था? तो बंगाल का इक्तेदार था। ये बंगाल का इक्तेदार था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में पड़ जाता है, दिल्ली में पड़ जाता है। इल्तुतमिश द्वारा एक और कंस्ट्रक्शंस का कार्य किया गया, बदायूं की जामा मस्जिद। कहाँ की जामा मस्जिद? तो जामा मस्जिद बदायूं की। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। तो जामा मस्जिद बदायूं। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, नासिरुद्दीन महमूद बंगाल का इक्तेदार था और इल्तुतमिश का पुत्र भी था ये। और बात कर लेते हैं, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये भारत का फर्स्ट मकबरा, भारत का फर्स्ट मकबरा भी कहा जाता है इसको, फर्स्ट मकबरा। अर्थात भारत में जो मकबरा बनाने की परंपरा की शुरुआत है वो इल्तुतमिश द्वारा की गई। इसीलिए इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम्ब या मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो ये लिख लिया होगा आपने। तो यहाँ पर एक स्टार बनाकर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि भारत में मकबरों का पितामह तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा, नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, भारत का फर्स्ट मकबरा है, भारत में मकबरों का पितामह इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा एक दरवाजा बनाया गया
जिसे अतार्कीन का दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पूछा जाएगा कि अतार्कीन का दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया, तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित कराया गया। अतार्कीन का दरवाजा, अतार्कीन का दरवाजा, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का। नागौर राजस्थान में पड़ता है। वहां पर अतार्कीन का दरवाजा इल्तुतमिश द्वारा निर्मित कराया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इल्तुतमिश ने स्वयं का एक मकबरा भी बनवाया था। उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने लिए एक मकबरा बना लिया, जहां पर 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसी मकबरे में दफना दिया जाता है। तो इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा भी बनवा लिया था। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया। कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। और पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का मकबरा किस प्रसिद्ध इमारत के पास है, किस ऐतिहासिक इमारत के पास है, तो वो है बाबू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कल हमने कुतुब मीनार के बारे में बात कर ली थी। तो ये जो इल्तुतमिश का मकबरा है कुतुब मीनार के पास है, दिल्ली के करीब। मैं अगर कुतुब मीनार की बात करूं तो कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन है, जो नींव रखी, वो इल्तुतमिश ने रखी, ऐबक ने रखी। एक मंजिल ऐबक ने बनवाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई। पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसके बाद क्या होता है कि तुगलक वंश के काल में बिजली गिर जाती है तो इमारत क्षतिग्रस्त हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका मरम्मत और 5वीं मंजिल जो है उसको जोड़ दिया जाता है। 72.5 मीटर ऊंची है और जहां से इसको बनाने की प्रेरणा मिली है वो घोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अफगानिस्तान का। वहां पर मीनार ए जाम नाम की मस्जिद है, उससे प्रेरणा मिली है। और बख्तियार काकी करके एक संत होते हैं, सूफी संत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनी है। तो हमने कल कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लिया था तो उसकी बात नहीं करेंगे। अतार्कीन का दरवाजा, नागौर राजस्थान, इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा और बदायूं की जामा मस्जिद। तो ये क्या हो जाते हैं? इल्तुतमिश के निर्माण कार्य हो जाते हैं। जब 1236 में इल्तुतमिश को पता हो जाता है कि नहीं भाई अब मैं मरने वाला हूं, मेरे अंतिम दिन आ गए हैं, तो ये क्या करता है, जो दिल्ली के आमिर होते हैं उनसे कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा वो मेरे पुत्र नहीं होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, भोग विलासी हैं, अयोग्य हैं। मेरी जो पुत्री रजिया है वही मेरे साम्राज्य की उत्तराधिकारी होगी। पर अगर मैं आज की बात भी करूं तो आज भी लोगों को महिला अधिकारी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं हम एक महिला के अंडर क्यों काम करें। तो ये तो बात है 1236 की। तब दिल्ली के आमीरों को भी ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा हम एक महिला के अंडर कार्य नहीं कर सकते। और इसी इल्तुतमिश का एक अयोग्य पुत्र होता है, उसको वो क्या करते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, एक तो नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको गद्दी पर बैठा देते हैं 1236 में। 1236 में 7-8 महीने ही गद्दी पर रहता है। फिर क्या होता है कि रजिया, एक दिन होता है, नमाज का वक्त होता है और रजिया लाल कपड़े पहनकर जनता के बीच जाती है। उस समय लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता था। जिस व्यक्ति को न्याय चाहना होता था, जिसको न्याय की आवश्यकता होती थी, वो व्यक्ति लाल कपड़ा पहनकर लोगों के बीच चला जाता था। तो रजिया भी पहुंच जाती है, कहती है जो
मेरे पिता इल्तुतमिश थे, उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, पर जो दिल्ली के आमिर हैं उन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र रचा है। मेरी जगह इस अयोग्य शासक रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया है। तो जो दिल्ली की जनता होती है वो रजिया को स्वयं इलेक्ट करती है और रजिया दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट महिला मुस्लिम शासिका बनने का गौरव प्राप्त करती है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसकी माँ का नाम पूछा जाता है, माँ कौन थी? तो इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। इसका उस समय दरबार पर काफी प्रभुत्व होता है, जिसके कारण दिल्ली के आमिर जो होते हैं इसके पुत्र को गद्दी पर बैठा देते हैं। फिर क्या होता है, जनता भड़क जाती है, जनता विद्रोह करती है, तो रजिया के सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। जब जनता सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो अंततः इसकी जगह रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठना होता है। तो बात करते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कही जाती हैं। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। पूछा जा सकता है कि रजिया किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश लिख लीजिए। इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली के आमिरों को रजिया का महिला होना बिल्कुल नहीं जमा, क्योंकि दिल्ली के जो आमिर थे वो एक महिला के अंडर कार्य करना नहीं पसंद करते थे और वो आमिर इस ताक पर थे कि कब रजिया कोई गलती कर बैठे और हम इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचें। रजिया द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे दिल्ली के जो आमिर होते हैं वो और इसके विरुद्ध हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अब रजिया शासिका बन गई थी तो समस्या थी इसकी वेशभूषा की, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में आज भी पर्दा प्रथा का प्रचलन है और उस समय तो और पुरजोर पर थी ये प्रथा। पर रजिया क्या करती है? रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया क्या करती है बाबू? पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा और कुलह पहनकर जाती है। क्या करती है? दरबार में पुरुषों की भांति कुबा यानी कोट और कुलह यानी टोपी पहनकर जाती थी। इससे जो दिल्ली के आमिर थे वो और ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि रजिया कुबा कुलह पहनकर जाती थी, सिंहासन पर बैठती थी, जिससे आमिर और ज्यादा अपने को अपमानित समझने लगे। इसी बीच क्या होता है, रजिया ने अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त कर दिया और ये क्या कर देता है, ये रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। कहता है मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ, मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक महिला के अंडर नहीं हूँ। क्या करती है? अल्तुनिया नाम का एक सरदार होता है। अल्तुनिया को क्या करती है? भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया। ये इक्तेदार कर क्या करता है? ये इक्तेदार विद्रोह कर देता है।
विद्रोह कर देता है और रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली की गद्दी छोड़कर कहाँ की ओर पलायन करती है? भटिंडा की ओर पलायन करती है। और कहा जाता है कि यही रजिया की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि इस बीच दिल्ली का जो साम्राज्य था, दिल्ली की जो गद्दी थी, वो बिल्कुल खाली हो जाती है और जो दिल्ली के आमीर होते हैं वो षड्यंत्र रचकर बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारी दिल्ली हो जाती है और ये भटिंडा हो जाता है। यहाँ से रजिया क्या करती है? पलायन कर जाती है अपनी सेना के साथ। इधर भटिंडा में ये है अल्तुनिया, दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। इधर आमीर क्या करते हैं? दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को बैठा देते हैं, बहराम शाह को बैठा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रजिया अल्तुनिया के साथ युद्ध कर रही है और युद्ध में हार जाती है। क्या करती है बाबू? हार जाती है और जिसके फलस्वरूप इसको अल्तुनिया से विवाह करना पड़ जाता है। तो बात करते हैं, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। विद्रोह करती है, विद्रोह कर देता है अल्तुनिया। रजिया विद्रोह को दबाने जाती है। क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। तो रजिया विद्रोह को दबाने जाती है, विद्रोह को दबाने जाती है। दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में रजिया हार जाती है, युद्ध में हार जाती है रजिया, हार जाती है। और क्या होता है? इसको अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है, अल्तुनिया से शादी, अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है रजिया को। अब जब रजिया को पता चलता है कि दिल्ली का साम्राज्य तो मेरे हाथ से निकल गया, वहां पर आमीरों ने बहराम शाह को बैठा दिया है, तो फिर क्या करती है? ये अपने पति अल्तुनिया के साथ पुनः दिल्ली की ओर पलायन करती है और 1240 में कैथल नामक स्थान पर इन दोनों की, रजिया और अल्तुनिया की, क्या कर दी जाती है बाबू? हत्या कर दी जाती है। तो क्या होता है? जब ये दिल्ली की ओर दोनों वहां से चलते हैं तो 1240 में रास्ते में बीच में एक जगह पड़ती है। तो 1240 में कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर हत्या। तो रजिया का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 तक, लगभग 4 साल के बीच रजिया ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया। अब रजिया के द्वारा कुछ कार्य किए गए। देखिए 1236 में क्या होता है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश पहले ही अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर जाता है। पर क्या होता है? दिल्ली के आमीर रुकनुद्दीन फिरोज को उसकी मां शाह तुर्काना के कारण बैठा देते हैं गद्दी पर। फिर रजिया लाल कपड़ा पहनकर कहाँ जाती है? जनता के बीच नमाज के वक्त। लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता था। जनता रजिया को इलेक्ट कर लेती है, चुन लेती है। फिर जनता द्वारा रजिया को जब शासक नियुक्त कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो अमीर भी कुछ नहीं कर पाते, उनको उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। पर वो इस फिराक में रहते हैं कि रजिया कोई गलती कर दे, और रजिया गलती कर बैठती है। भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त करती है अल्तुनिया को और वो क्या कर देता है? विद्रोह, जिसके कारण रजिया को दिल्ली छोड़कर भटिंडा जाना पड़ता है। इधर आमीरों को मौका मिल जाता है, वो षड्यंत्र रचते हैं और बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। फिर क्या होता है? ये युद्ध में भी हार जाती है तो इसको अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है। जब इनको पता चलता है कि दिल्ली का साम्राज्य भी हमारे हाथों से निकल गया तो वहां से भागकर दिल्ली की ओर जाते हैं। पर 1240 में ही कैथल नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो अब बात करते हैं रजिया के कार्य। रजिया ने कुछ काम किए। एक पद का नाम आता है आमीर ए आखुर। उस पद पर इसने जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो याकूत था वो गैर तुर्की था और निम्न श्रेणी से आता था, निम्न जाति का था। पर कहा जाता है कि रजिया का इसके साथ प्रेम प्रसंग था, इस कारण उसने उसको इतने बड़े पद पर नियुक्त किया था।
तो बात करते हैं आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर अश्वशाला प्रधान, अर्थात अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसको आमिर ए आखुर कहा जाता था। अश्वशाला का प्रधान किसको नियुक्त किया? तो याकूत को। किसको? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को। इसके बाद बलबन, जो कि दल चालीसा का जो 40 गुलामों का एक संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था, बलबन भी उसका एक सरदार था या एक गुलाम था। तो बलबन भी एक पद पर आ जाता है इसके टाइम, एक इम्पॉर्टेंट पद पर, जिसे आमिर ए शिकार कहा जाता था। आमिर ए शिकार। तो पूछा जा सकता है कि रजिया के, जब रजिया सुल्तान थी उस समय बलबन किस पद पर था? तो आमिर ए शिकार के पद पर था, जो कि भविष्य में इस दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा। कौन? बलबन। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। दल चालीसा का विघटन भी इसी के टाइम में होता है। एक और नाम आ जाता है एतगीन। आमिर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया। आमिर ए हाजिब, हाजिब के पद पर नियुक्त किया एतगीन को। एतगीन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। ये आदमी जो सुल्तान से मिलने आता था उन लोगों पर नजर रखता था, अर्थात उस टाइम इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ लीजिए इसको। तो बात करते हैं, और अब बात करते हैं रजिया की असफलता के कारण। क्या कारण थे कि रजिया असफल रही दिल्ली सल्तनत, जबकि उसमें कहा जाता है कि वे सभी गुण थे जो एक योग्य शासक में होने चाहिए? पर क्या कारण था कि रजिया असफल रही? तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, उसके बारे में बात करते हैं। रजिया के असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण। तो सबसे पहले दिल्ली के आमीरों की महत्वाकांक्षा, क्योंकि दिल्ली के आमीर ही इसको नहीं चाहते थे कि एक महिला शासिका बने। जबकि अगर देखा जाए तो महिलाएं जो होती हैं वो प्रशासन में पुरुषों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, चाहे जो क्षेत्र हो। महिला जब प्रशासन में होती हैं तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाता है। जो भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, घूसखोरी की शिकायत होती है, सबसे ज़्यादा जब पुरुष कोई किसी उच्च पद पर जाते हैं तो ज़्यादा होती है। जबकि जहाँ महिला की बात करें तो भ्रष्टाचारी कम होती है। तो सबसे पहले बात करें असफलता के कारण, तो दिल्ली के आमीरों की महत्वाकांक्षा। दूसरा बात कर सकते हैं कि भटिंडा पर आक्रमण, क्योंकि जब रजिया ने भटिंडा पर आक्रमण किया तब दिल्ली की गद्दी जो थी वो खाली पड़ जाती है। तो क्या होता है कि जो आमीर होते हैं वो बहराम शाह को नियुक्त कर देते हैं। अगर रजिया दिल्ली छोड़कर भटिंडा न गई होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो भटिंडा पर आक्रमण, भटिंडा पर आक्रमण, नेक्स्ट बात करते हैं तो एक उसी समय के रजिया के समकालीन इतिहासकार हैं मिन्हाज उस सिराज। उनकी बुक है तबकाते नासिरी, और तबकाते नासिरी में मिन्हाज उस सिराज लिखते हैं कि रजिया का असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो एक स्त्री थी। तो मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, इनकी बुक का नाम पूछा जा सकता है तो इनकी बुक का नाम हो जाता है बाबू तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी।
तबकाते नासिरी। इसमें इन्होंने लिखा है कि रजिया के असफल होने का सबसे बड़ा कारण उसका महिला होना था। क्या कारण लिखा? कि महिला होना ही उसका सबसे बड़ा कारण था। उसमें योग्य शासक के सभी गुण थे, पर वो महिला थी, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते थे। जनता तो पसंद करती थी, इसीलिए उसने इलेक्ट किया, जनता ने चुना, पर जो आमिर थे वो उसे पसंद नहीं करते। तो महिला होना, इन्होंने बताया कि महिला होना ही सबसे बड़ा कारण है। तो ये रजिया के ऊपर हमारी वीडियो थी। फ्रेंड्स, काफ़ी डीपली पढ़ाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा जो कंटेंट है प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। अगर हिस्ट्री पढ़नी होती है तो ऐसे ही पढ़िए कि जो समझ में आए बस एक बार में आ जाए। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं, वही बार बार वही चीज़ों को बार बार वही क्लासें देखेंगे, एक बार पूरी शिद्दत से देख लीजिए, पूरी शिद्दत से पढ़ लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।